हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशन के एप्लीकेशंस और एरर्स इन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है। तो इसमें हमें ये प्रिंसिपल में ये बोलता है कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। अगर कोई भी इक्वेशन, हमारे पास कोई भी इक्वेशन है तो उसमें जितने भी टर्म्स होंगे उन सभी के डायमेंशन हमारे सेम होंगे। अगर वो उस इक्वेशन में अगर वैसे टर्म है जिनके डायमेंशन सेम नहीं है तो वो इक्वेशन हमारा गलत हो जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि हम अलग अलग डायमेंशन वाले टर्म्स को ना ही जोड़ सकते और ना ही घटा सकते हैं। उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को आप ना ही ऐड कर पाओगे और ना ही सब्ट्रैक्ट। आप उन्हीं फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाओगे जिनके डायमेंशन सेम होते हैं। इसे हम सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे 4 सेकंड प्लस 2 kg है, तो इन सभी को, इन दोनों टर्म्स को हम जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इनके यूनिट्स अलग अलग, और इनके अगर यूनिट्स अलग है तो इनका डायमेंशन भी अलग होगा। अगर 4 सेकंड के बारे में बात करें तो इसमें हमारा जो डायमेंशन होगा वो सेकंड हमारा टाइम का यूनिट है, तो हमारे इसका डायमेंशन t हो जाएगा। और इधर हमारा 2 kg है, तो kg हमारा मास का यूनिट है, तो इसमें हमारा जो डायमेंशन होगा वो m होगा। तो दोनों का डायमेंशन, इन दोनों टर्म्स के जो डायमेंशन होंगे वह सेम नहीं होंगे, जिसकी वजह से इन दोनों टर्म्स को ऐड करना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हमारा जो इक्वेशन बनेगा ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और उसके नीचे हम सेम देखते हैं कि 4 सेकंड प्लस 4 सेकंड, तो इन दोनों के जो यूनिट्स है वो सेम है, तो इनकी वजह से इनके डायमेंशन भी सेम होंगे, तो ये इक्वेशन हमारा पॉसिबल है और ये हमारा ऐड होके 8 सेकेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम 5 kg प्लस 9 kg देखते हैं, तो इसमें भी हमारे जो मास के जो यूनिट्स है दोनों के सेम, जिसकी वजह से इसे भी हम ऐड कर सकते हैं और इनका एडिशन हमारा 14 kg हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर इन 9 kg के जगह में दूसरा 9 मीटर पर सेकेंड होता है जो हमारा वेलोसिटी का यूनिट होता है, तो हम इस इक्वेशन को हम नहीं कुछ, ये इक्वेशन हमारा पॉसिबल ही नहीं होता। इसके बाद हम डायमेंशन की यूजेस के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारा पहला यूज आता है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन हमारा सही है या गलत, ये चेक करने में हम डायमेंशन का यूज़ कर सकते हैं। पिछले इक्वेशंस के थ्रू हमने जो देखा था कि वो इक्वेशन हमारा रॉन्ग हो जा रहा था, तो उसी तरह हम डायमेंशंस, किसी भी इक्वेशंस के डायमेंशन को चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम इस इक्वेशन को लेते हैं जो हमारा s = ut + ½ at² है। तो इसमें अगर हम इन सब का डायमेंशन चेक करें तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके हम इसमें इन सभी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। इसमें हमारा s डिस्प्लेसमेंट है और a एक्सेलरेशन, t टाइम और u वेलोसिटी। तो LHS में अगर हम लेते हैं s, तो s हमारा डिस्प्लेसमेंट है जो कि हमारा एक लेंथ है, तो लेंथ को हम l से डिनोट करते हैं। इसका डायमेंशन हमारा l हो जाएगा। और RHS में हम ut और ½ at² को लेते हैं। तो सबसे पहले हम ut से स्टार्ट करते हैं, तो u हमारा वेलोसिटी है जिसका डायमेंशन हमारा मीटर पर सेकेंड होगा। तो इसमें हमारा lt का पावर -1 हो जाएगा, इसका डायमेंशन हमारा ये होगा। और t भी हमारा टाइम है, जिसकी वजह से जो हमारा टी होगा वो कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो इसका फाइनल जो डायमेंशन होगा वो l निकल के आ जाता है। और नेक्स्ट अगर हम ½ at² के बारे में बात करें तो इस कांस्टेंट को हम नहीं लेते हैं, और अगर at² का डायमेंशन निकालते हैं तो ये हमारा एक्सेलरेशन है, तो इसका भी जो डायमेंशन होगा वो lt² हो जाएगा। तो जो हमारा ए का एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होगा उसको हम लिखते हैं l/t², और जो हमारा t² जो हमारा टाइम है उसे भी हम t से डिनोट करते हैं और इसका भी t² हो जाता है। तो t² और t² हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो बचेगा वो हमारा l हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारा s का डायमेंशन और इस राइट हैंड साइड वाले जो इक्वेशंस, जो टर्म्स हैं उनका डायमेंशन देखते हैं तो वो हमारा सेम हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो हमारा ये इक्वेशन है s = ut + ½ at², ये हमारा करेक्ट है। इसे अब हम अनदर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इस एग्जांपल में हमें एक इक्वेशन और है जो हमारा t = 2π√L/g है। इसमें हमारा t जो हमारा होगा वो टाइम है, 2π हमारा कांस्टेंट है, ये एक नंबर है, तो इसके डायमेंशन को हम इग्नोर करते हैं, इसका डायमेंशन ही नहीं होगा। और l जो है वो हमारा लेंथ है, और g हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि हमारा एक एक्सेलरेशन है, तो इसका भी जो हमारा यूनिट होगा वो सेम होगा और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम t का डायमेंशन निकालें तो t का डायमेंशन हमारा t हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में अगर हम डायमेंशन निकालें तो l का डायमेंशन हमारा l जो हमारा लेंथ है तो उसके जगह हमारा l हो जाएगा, और एक्सेलरेशन जो हमारा
ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका डायमेंशन निकाले तो इसका डायमेंशन हमारा मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है। तो मीटर हमारा लेंथ है, तो जिसके जगह में हम एल ले जाएंगे और सेकंड स्क्वायर जो हमारा टाइम है, तो इसे हम टी स्क्वायर से डिनोट करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि एल और एल हमारा कैंसिल हो जाता है, बाकी जो हमारा बचता है वो हमारा टी स्क्वायर होता है। तो रूट अंडर इस साइड में हमारा जो राइट हैंड साइड में बचेगा वो रूट अंडर टी स्क्वायर होगा, और रूट और स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन निकलता है वो हमारा टी हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि दोनों का जो डायमेंशन है, दोनों साइड जो हमारा डायमेंशन निकलता है वो सेम है। तो इसकी वजह से ये भी जो इक्वेशन है वो भी, ये इक्वेशन भी हमारा करेक्ट है। डायमेंशन का अनदर यूज़ है हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ये हमारे यूनिट को कन्वर्ट करने में इसका यूज़ भी किया जाता है। जैसे हम इसका जो फार्मूला होता है वो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है वो n इंटू यू के फॉर्मेट में होता है। तो अगर हम इसमें भी देखें 1 मीटर को अगर हम कन्वर्ट करें तो हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 हमारा n1 और मीटर u1, और इधर जो हमारा 100 है वो n2 और सेंटीमीटर u2 हो जाएगा। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम 1 न्यूटन को 1 डाइन में कन्वर्ट करेंगे। ये दोनों ही हमारे फोर्स के यूनिट्स है। न्यूटन हमारा SI यूनिट में फोर्स का यूनिट है और डाइन CGS यूनिट में। तो 1 डाइन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका जो डायमेंशन निकल के आता है वो MLT का पावर -2 होता है, और डाइन का जो फॉर्मूला, जो डाइन का जो यूनिट होता है वो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इन दोनों के डायमेंशंस के थ्रू हम जो हमारा नंबर निकलेगा कि 1 डाइन में कितना होता है वो हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली हमें इस फॉर्मूले n1 u1 के फॉर्मूले में इन सभी को डिनोट करना होगा। तो n1 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो n1 हमारा 1 kg है, और m1 जो हमारा किलोग्राम है वो इसका डायमेंशन के थ्रू हम देखते हैं। तो kg का जो डायमेंशन होता है वो m होगा, और जो मीटर के जो डायमेंशन है वो L1, और सेकेंड का डायमेंशन T1, और U1 का जो, तो इसके थ्रू U1 जो हमारा निकलेगा यूनिट, U1 जो इसका यूनिट है उसका डायमेंशन MLT का पावर -2 हो जाएगा। और राइट साइड में अगर हम देखें तो N2 जो हमारा नहीं है, इसे हम निकाल लें, इसे हमें इस फॉर्मूले के थ्रू निकालना है। और जो हमारा ग्राम है वो हमारा मास है, तो ये हमारा M2 हो जाएगा, और सेंटीमीटर जो हमारा लेंथ है वो L2, और सेकेंड जो हमारा टाइम है वो T2 हो जाएगा। तो हमारा जो U2 का जो यूनिट निकलता है, जो डायमेंशन निकलेगा वो M2 L2 T2 का पावर -2 हो जाएगा। तो तब हम फिर से इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इसे कंपेयर करने के लिए हमें n1 u1 इक्वल टू n2 u2 करना होगा। तो हमें निकालना क्या है कि जो हमारा n2 जो दूसरा हमारा जो मैग्नीट्यूड है उसे हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें जो u2 है उसे लेफ्ट हैंड साइड पर लाना होगा, और इसे लाने से हमारा n2 इक्वल टू n1 इंटू u1 बाई u2 हो जाता है। तो इसके बाद हम इसे इसके डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। n2 इक्वल टू n1 इंटू जो हमारा u1 था वो m1, और u2 जो होगा वो m2। फिर से जो हमारा L1 के नीचे L1 बाई L2 हो जाएगा, और T1 बाई T2, और इसका जो स्क्वायर था, टाइम का स्क्वायर था, इसलिए हमें इसे ऊपर में -2 कर देंगे, और इसका पावर -2 हो जाएगा। उसके बाद हम n2 इक्वल टू 1 इंटू जो हमारा मास था, तो मास के लिए हम इसका यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे। तो मास हमारा kg में था, तो इसलिए हम kg लिखते हैं, और नीचे m2 था तो जो हमारा ग्राम था, तो उसे भी हम g से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके बाद हम लेंथ को डिनोट करते हैं। तो L1 बाई L2, तो L1 की जगह में 1 मीटर और L2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम को अगर देखते हैं तो टाइम हमारे दोनों साइड सेकंड में था, तो इसमें भी हम 1 सेकंड बाई 1 सेकंड करेंगे, और इसका पावर -2 हो जाएगा। उसके बाद हम इन सभी के वैल्यू को पुट करेंगे। तो n2 इक्वल टू 1 इंटू kg का मीनिंग होता है 1 kg में हमारा 1000 ग्राम होता है, तो उसी को हम 10⁻³ ग्राम लिखेंगे। और नेक्स्ट हाँ 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम इसी की जगह में 10⁻² सेंटीमीटर लिखेंगे। और टाइम जो हमारा सेकंड कैंसिल हो जाता है, तो हमारा 1 ही आता है, तो इसका 1 का पावर -2 हो जाएगा। नेक्स्ट इन सभी के यूनिट्स को हम देखें तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और इंटू
आपने 10th क्लास में ये पढ़ा ही होगा कि कोई भी फॉर्मेट अगर हम जब हमारा इस टाइप का फॉर्मेट होता है तो अगर बेस दोनों का सेम हो तो जो हमारा पावर होता है वो ऐड हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा 10 का पावर ऐड होके 3 + 2 हो जाता है और 10 का पावर 5 आ जाता है। तो जो हमारा N2 निकलेगा वह 10 का पावर 5 निकलता है। तो इससे हमारा ये पता चलता है कि 1 न्यूटन = 10 का पावर 5 डाइन्स होता है। नेक्स्ट हम इन डायमेंशन के थ्रू इनके फॉर्मूलेज भी हम डिराइव कर सकते हैं। इसे हम एग्जांपल के थ्रू इसे भी देखते हैं, जिसमें हम फोर्स का जिसमें फॉर्मूला निकालेंगे। तो फोर्स जो हमारा होता है वह फोर्स ऑन ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ ए पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल। जो हमारा फोर्स होता है वह मास और एक्सेलरेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। तो इससे हमारा हो जाए कि जो हमारा फोर्स है वह किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है, इसलिए F प्रोपोर्शनल टू m का पावर x एंड F प्रोपोर्शनल टू a का पावर y, ये हम ले लेते हैं। उसके बाद हम प्रोपोर्शनल इसे इक्वल करके लिखते हैं, इसे प्रोपोर्शनलिटी में लिखते हैं। तो F = k m का पावर x और a का पावर y हो जाता है। कि हमारा डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी वाला जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी होता है उसे अगर हम हटाते तो ये हमारा कांस्टेंट आ जाता है। इसे निकालने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन होता है उसे निकालना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा फोर्स है, तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वह mL t⁻² होता है। और राइट हैंड साइड में हमें निकालना है, तो जो हमारा इसमें m है तो m का जो डायमेंशन होता है वो m हो जाएगा, क्योंकि m एक मास है। और जो हमारा एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमें पता है कि L⁻² होता है, तो इसका भी L⁻² का पावर y हो जाएगा। नेक्स्ट हम इन सभी को कंपेयर करेंगे, तो इसमें हम m को मास से कंपेयर करते हैं, तो जिसकी वजह से m का पावर 1 = m का पावर x। तो इससे हमारा जो x का वैल्यू निकल जाता है वह 1 होगा। और अब हम L को जो लेंथ होगा उससे कंपेयर करेंगे, तो L1 = L का पावर y, तो इससे हमारा y का पावर भी 1 आ जाता है। नेक्स्ट हम टाइम को कंपेयर करेंगे, तो टाइम का लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो टाइम है वह t⁻² है और राइट हैंड साइड में t⁻² है। तो नेक्स्ट हम इससे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो -2 = -2y हो जाता है। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो y का जो वैल्यू निकलता है वह 1 हो जाता है। तो इससे हमारे ये जो फॉर्मूला निकलेगा वह F = km, जो m का पावर 1 निकला है वो, और a का पावर 1 हो जाता है। तो 1 को हम नहीं लिखते, जिसकी वजह से हमारा जो फोर्स होता है वो हमारा F = m × a हो जाता है। और इससे हम इसी तरह हम फोर्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसी तरह हम और फिज़िकल क्वांटिटीज़ के फार्मूला डिराइव कर सकते हैं कि वह किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो अभी तक हमने डायमेंशन के एप्लीकेशंस के बारे में जाना, अब हम उसके डायमेंशंस के लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे कि यह कहाँ पे वर्क करेगा और कहाँ नहीं करेगा। इसमें हमारा पहला लिमिटेशन है, इट कैन नॉट ड्राइव डायमेंशनलेस फंक्शंस। जो भी डायमेंशनलेस फंक्शन होता है जैसे स्ट्रेन, तो उन सभी के मामले में हमारा डायमेंशन का जो प्रोसेस है वर्क नहीं करेगा। दूसरा, इट कैन नॉट ड्राइव इफ़ गिवन क्वांटिटी डिपेंड ऑन द टू सेम क्वांटिटीज़। अगर हमारा जो फिज़िकल क्वांटिटी वो किन्हीं दो सेम फिज़िकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो उस केस में भी हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ कैन नॉट डिराइव इफ़ फंक्शन डिपेंड अपॉन t रेशियो लॉग और एक्सपोनेंशियल। अगर जो हमारा फिज़िकल क्वांटिटी है वो रेशियोज़ और लॉग और एक्सपोनेंशियल पे डिपेंड करता है, तो उस केस में भी हम डायमेंशन यूज़ नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, इट वर्क्स अप टू ओनली 3 क्वांटिटी। अगर कोई भी हमारा फिज़िकल क्वांटिटी अगर हमारा कोई 3 क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है तब तो उस केस में हम इसके यूज़ कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारा जो फिज़िकल क्वांटिटी वो 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है तो हम उस केस में हम डायमेंशन का यूज़ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, इट कैन नॉट डिराइव इफ़ फार्मूला हैव एड और सब्ट्रैक्ट। अगर उस फार्मूले में अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो हम उस केस में भी इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। और लास्ट हमारा जो यूनिट से मेज़रमेंट का पार्ट है वह एरर से। तो हम इनके थ्रू एरर में हम देखते हैं कि किसी भी मेज़रमेंट में एरर किस वजह से आता है।
और ये एरर कितने तरह के होते हैं। तो मेनली जो हमारे एरर आते हैं वो 2 तरह के होते हैं, वो जो जिसमें हमारा पहला है सिस्टमेटिक एरर और दूसरा रैंडम एरर। तो सिस्टमेटिक एरर को हम कंट्रोल कर सकते हैं और इससे कंट्रोल करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सकता है। लेकिन जो रैंडम एरर आते हैं उन सभी को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उन सभी पे हमारा कोई बस नहीं होता। तो सिस्टमेटिक एरर में हमारा जो एरर्स होता है वो 3 तरह के होते हैं, जिसमें हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक्सपेरिमेंटल एरर और ह्यूमन एरर। इंस्ट्रूमेंटल में एरर में हमारा वो आता है जब हम किसी भी चीज़ को अगर मेज़र करते हैं तो उसमें जो हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, जैसे अगर हम लेंथ को मेज़र करते हैं तो उसमें जो हमारा टेप यूज़ होता है, अगर उस टेप में हमारा कोई डिफ़ॉल्ट है तो हम उसे इंस्ट्रूमेंटल के एरर के नाम से जानते हैं। लेना था एक्सपेरिमेंटल एरर। एक्सपेरिमेंटल एरर में अगर हम एक्सपेरिमेंट कोई भी किसी भी चीज़ को अगर मेज़र करने का कर रहे हैं, उस केस में अगर हम उस एक्सपेरिमेंट में अगर कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं तो उन्हें हम एक्सपेरिमेंटल एरर के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन एरर। अगर हम किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं और उसमें हमारे द्वारा ही किसी तरह अगर कुछ मिस्टेक्स हो रहा है तो उसे हम ह्यूमन एरर में रखते हैं। तो आज के यूनिट्स एंड मेजरमेंट के पार्ट 2 में इतना ही। इन वीडियोस का यूज़ आप रिवीजन पर्पज़ के लिए कर सकते हैं और अगले आने वाले वीडियोस में हम ट्राई करेंगे कि टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। तब तक के लिए टेक केयर।